निबंधवाड़ी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पे 100 निबंधों की एक सीरीज शुरू की गई है, जिसमें करंट से संबंधित सारे भी जितने भी करंट में टॉपिक रहे हैं, सब पे एक एक पे निबंध दिया जाएगा। तो आज का जो शीर्षक है वह है भारत की जाति जनगणना, आवश्यकता तथा चुनौतियां। ये निबंध के परिप्रेक्ष्य से भी इम्पोर्टेंट है और इसके अलावा ये जीएस में भी आ सकता है क्वेश्चन के रूप में, क्योंकि ये करंट में अभी चल रहा है। तो इसको प्रस्तावना देखते हैं इसकी। भारत एक विशाल बहुसांस्कृतिक और बहुजातीय देश है, जिसकी सामाजिक संरचना अत्यंत जटिल है। यहाँ विभिन्न धर्म, भाषाएं, संस्कृतियां और जातियां एक साथ निवास करती हैं और यही विविधता भारतीय समाज की पहचान है। लेकिन इस विविधता में जाति व्यवस्था का ऐसा तत्व है जिसने सदियों से लोगों की सामाजिक स्थिति, आर्थिक अवसर और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को प्रभावित किया है। भारतीय समाज में जाति केवल एक पहचान नहीं, बल्कि ये जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में अपना प्रभाव डालती रही है। इसी कारण जब देश की जनसंख्या की गिनती की जाती है तो जाति का डेटा या आंकड़ा एकत्र करने की प्रक्रिया यानी जाति जनगणना विशेष महत्व रखती है। जनगणना का अर्थ है देश की कुल जनसंख्या, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भाषा और अन्य पहलुओं की जानकारी एकत्र करना। जब इस प्रक्रिया में जातियां और उपजातियों का विस्तृत विवरण भी शामिल किया जाता है तो इसे जाति जनगणना कहा जाता है। भारत में जाति जनगणना का इतिहास ब्रिटिश काल से जुड़ा है। 1871 में पहली बार व्यापक जनगणना के दौरान जाति संबंधी जानकारी ली गई। इसके बाद 1931 तक यह परंपरा जारी रही। 1931 की जनगणना के बाद स्वतंत्र भारत में 1951 से जाति आधारित जनगणना केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तक सीमित कर दी गई। अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग की जातियों के अद्यतन आंकड़े अब तक एकत्र नहीं किए गए, जिससे कई नीतियों के निर्माण में सटीक जानकारी का अभाव बना रहे। जाति जनगणना की आवश्यकता आज पहले से कहीं अधिक महसूस की जा रही है। सबसे पहले यह सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में सहायक है। जब हमें यह पता होगा कि कौन से वर्ग वास्तव में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हैं, तब हम आरक्षण, छात्रवृत्ति, रोजगार योजनाओं और विकास परियोजनाओं को बेहतर तरीके से लागू कर पाएंगे। दूसरा, यह नीति निर्माण में सटीकता लाती है। बिना ठोस आंकड़ों के बनाई गई नीतियां अक्सर अधूरी या गलत दिशा में चली जाती। तीसरा, यह आर्थिक असमानता का सही आकलन करने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, दो अलग अलग जातियां एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हुए भी आर्थिक दृष्टि से अलग स्थिति में हो सकती। चौथा, यह विकास योजनाओं के मूल्यांकन में सहायक है। इससे यह पता चलता है कि पिछले वर्षों में बनाई गई योजनाओं का वास्तविक लाभ किन जातियों तक पहुंचा और किन तक नहीं। पांचवा, जाति जनगणना समावेशी विकास को बढ़ावा देती है, क्योंकि कई छोटे और उपेक्षित जाति समूह सरकारी लाभ से वंचित रह जाते और उनकी पहचान के लिए ऐसे आंकड़े आवश्यक हैं। इसके संभावित लाभ भी महत्वपूर्ण है। इससे 1931 के बाद पहली बार ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग और अन्य वर्गों के बारे में सटीक और अद्यतन डेटा उपलब्ध होगा। इस आधार पर आरक्षण नीति की समीक्षा की जा सकेगी, ताकि जिन वर्गों की स्थिति में सुधार हो गया है उनका लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंच सके। राजनीतिक प्रतिनिधित्व के संतुलन में भी यह सहायक हो सकता है, क्योंकि विभिन्न जातियों के अनुपात के आधार पर चुनावी क्षेत्र और सीटों का पुनर्गठन अधिक न्यायपूर्ण हो सकता है। साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।
जिससे ये सुनिश्चित होगा कि सरकारी योजनाओं का लाभ सही वर्ग तक पहुंचे। हालांकि जाति जनगणना से जुड़ी कुछ चुनौतियां भी सबसे पहले सामाजिक विभाजन का खतरा है। यदि जाति आधारित आंकड़े सार्वजनिक कर दिए जाए तो इससे विभिन्न वर्गों में प्रतिस्पर्धा, अविश्वास और तनाव बढ़ सकता है। दूसरी चुनौती राजनीतिक दुरुपयोग की है, जहां राजनीतिक दल आंकड़ों का इस्तेमाल वोट बैंक की राजनीति के लिए कर सकते हैं, जिससे नीतियों का उद्देश्य भटक सकता है। तीसरी, भारत में जातियों की और उपजातियों की संख्या हजारों में है और अलग अलग राज्यों में इनके नाम और पहचान भिन्न है, जिससे सटीक वर्गीकरण करना कठिन हो जाता है। चौथी, यह प्रक्रिया समय साध्य और महंगी है। लाखों जनगणना कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना, तकनीकी संसाधनों का उपयोग करना और डेटा संग्रह करना एक विशाल आर्थिक और प्रशासनिक चुनौती है। पांचवी, इसमें गोपनीयता का प्रश्न भी जुड़ा है। जाति जैसे संवेदनशील विषयों पर लोगों की निजी जानकारी का सुरक्षित रहना और उसका दुरुपयोग न होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जाति जनगणना का मुद्दा फिर से केंद्र में है। 2023 में बिहार ने राज्य स्तरीय जाति आधारित सर्वेक्षण किया और आंकड़े सार्वजनिक किए। इससे यह स्पष्ट हुआ कि विभिन्न जातियों की संख्या का अनुपात और उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति में बड़ा अंतर है। इसके बाद कई अन्य राज्यों में भी यह मांग उठी कि केंद्र सरकार पूरे देश में जाति जनगणना कराए। 2021 में प्रस्तावित राष्ट्रीय जनगणना कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित हो गई थी, लेकिन अब इस पर बहस तेज हो गई है कि इसमें जाति का विवरण शामिल किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार अपने निर्णयों में कहा है कि आरक्षण की सीमा नीति की समीक्षा और विकास की योजनाओं की दिशा तय करने के लिए ठोस और अद्यतन आंकड़े होने आवश्यक है। जाति जनगणना के पक्ष और विपक्ष में कई तर्क हैं। पक्ष में कहा जा सकता है कि सामाजिक न्याय, समान अवसर और समावेशी विकास के लिए आवश्यक है कि इससे हाशिए पर खड़े समुदायों की पहचान होगी और उन्हें सशक्त बनाने के लिए ठोस नीतियां बनाई जा सकें। विपक्ष में तर्क दिया जाता है कि इससे जातिगत सोच को बढ़ावा मिलेगा, सामाजिक एकता पर असर पड़ेगा और राजनीतिक एवं जातिवाद और गहराएगा। साथ ही यह आर्थिक और प्रशासनिक दृष्टि से भी बोझिल हो सकता है। निष्कर्षतः भारत में जाति जनगणना एक संवेदनशील किंतु आवश्यक कदम है। यह केवल संख्याएं जुटाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध सामाजिक न्याय और समान अवसर में है। यदि इसे पारदर्शिता, निष्पक्षता और पेशेवर तरीके से किया जाए तो यह भारत को एक अधिक न्यायपूर्ण, समावेशी और संतुलित समाज की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। परंतु इसके साथ यह भी आवश्यक है कि इसके आंकड़ों का उपयोग केवल विकास और समानता के उद्देश्य से हो, न कि